सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के भूगोल विषय का पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का आगे का प्रकरण जलमंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के परिमंडलों के बारे में और हमने इससे पहले पढ़ा पृथ्वी का पहला मंडल भूमंडल। और भूमंडल के अंतर्गत हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और हमने इन महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद 4 नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पर है अंटार्कटिका, 6 पर है यूरोप और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। जब आप इन डब्बों को गिनेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस में कितने डब्बे हैं और कौन सा सबसे बड़ा दिखाई देता है और कौन सा सबसे छोटा है। तो अब देखिए, चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि सबसे बड़े महाद्वीप का नाम। हमें पता है वैसे भी कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, और जब आप इन बॉक्स को गिनेंगे तो इसमें ये होंगे 44 और अफ्रीका के हैं 30। फिर तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका में 21, इसमें हैं 18, अंटार्कटिका में बनेंगे 13 और यूरोप में होंगे 10 और ऑस्ट्रेलिया में होंगे 8। तो अब इन डब्बों के जो संख्या के आधार पर आपको ये बताना है, दूसरा प्रश्न, कि कौन सा बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, यूरोप में है 10 डब्बे और ऑस्ट्रेलिया में है 8, तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, यूरोप। अब हम इसके बाद बात करेंगे जलमंडल के बारे में कि जो जलमंडल है, हमें पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का 71% भाग है वो जल है और 29% भाग है वो स्थल है। यानी जब हमने ये मानचित्र देखा था तो ये देखो, इसमें जो भी ये स्थल है सारे, भूमि दिखाई दे रही है, महाद्वीप हैं, ये तो हैं 29%, और जो ये आपको नीले रंग का सारा ये जल दिखाई दे रहा है, ये पूरी पृथ्वी पर है 71%। ये हमने देखा था। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। जैसे जल के कई रूप होते हैं, ठोस अवस्था होती है और उसकी गैसीय अवस्था होती है, वाष्प होती है। तो इनके अंदर महासागर और नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल यानी जो ज़मीन के अंदर है, और वायुमंडल के अंदर जो वाष्प होती है वो भी सम्मिलित है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर जितना भी जल है, जैसे 100%, तो उसका 97% भाग तो किस में है, महासागरों में, और वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। अब 97 तो वहाँ चला गया, उसके बाद बचा 3%। तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग है वो बर्फ़ की परतों और हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी इस 3% में से भी जो कुछ पानी और है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, बर्फ़ की नदियों के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, और ज़मीन के अंदर है। तो जल का बहुत कम भाग अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है। इस 3 में से भी हम अगर इन सब को निकाल दें तो हमारे पास बचता है लगभग 1% जल, और अलवणीय जल का अर्थ होता है मीठा जल। तो यानी कि देखो, अब जो पीने लायक है या जो मनुष्य के इस्तेमाल में आने लायक पानी है वो कितना है, सिर्फ 1%। और यही कारण है कि हम इस नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी पानी की कमी को महसूस करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था भूमंडल के अंतर्गत महाद्वीपों के बारे में, वैसे ही हम जलमंडल के अंतर्गत महासागरों के बारे में पढ़ेंगे कि जो महासागर होते हैं ये जलमंडल के मुख्य भाग हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, समुद्र में तरंगें उठती हैं, लहरें उठती रहती हैं, ज्वार भाटा आते हैं, महासागरीय धाराएं हैं। ये जो सारी हैं वो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। पहली है तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ये 3
महासागरीय जल की मुख्य गतियाँ होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर हम क्रमशः 5 महासागर प्रमुख मानते हैं। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर, 4 नंबर पर है दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। तो चलिए अब हम इन महासागरों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, साथ में ही मानचित्र देखेंगे। तो सबसे पहला महासागर है प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मैरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, यानी गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो चलिए देख लेते हैं हम मानचित्र को। ये देखिए, अब हमें इसमें देखना है कि प्रशांत महासागर, ये देखो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये रहा, यहाँ ऐसे और ऐसे है ना ये, क्योंकि ये तो जब आप ग्लोब देखोगे तो वो गोल होता है पूरा, और ये हमने यहाँ समझने के लिए इस ग्लोब को खोला हुआ है, तो हमें इस तरह से ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये वाला हिस्सा यहीं पर है। तो इस तरह से जो प्रशांत महासागर है वो गोल है। और प्रशांत महासागर के जो देखो, अब एशिया है, यहाँ प्रशांत महासागर है, ऑस्ट्रेलिया के इधर प्रशांत महासागर है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ प्रशांत महासागर है, दक्षिणी अमेरिका है, इनके चारों ओर क्या है, प्रशांत महासागर स्थित है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। तो चलिए पहले इसे ही हम मानचित्र में देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखिए, हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर की। तो सबसे पहले तो हम इसका आकार देखो, ये इस तरह से इसका ये किनारा है, तो ये हमें ऐसे अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर जैसा दिखाई देता है। अब जो इसका अटलांटिक महासागर का पश्चिमी किनारा होगा ये वाला, तो यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दिखाई देंगे। और अगर जब हम पूर्वी किनारा देखेंगे तो यहाँ पर यूरोप और ये अफ्रीका दिखाई देगा, और इसकी आकृति है वो जो एस जैसी, अंग्रेजी के अक्षर एस जैसी दिखाई देती है। अटलांटिक जो महासागर की आप रेखाएं देखेंगे तो वो क्या है, दंतुरित होती है। तो दंतुरित का मतलब होता है कि जैसे उनमें बहुत ज़्यादा कटाव होती है। महासागर के पास में जो किनारा है, तटीय रेखाएं होती हैं, वो कटी फटी ज़्यादा होती हैं। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देखिए, तो ये आपको देखो यहाँ पर जो ये नीली रेखा दिखाई दे रही है, इस तरह से कितनी ज़्यादा ऐसे कटी फटी रेखा है, तो इसे कहते हैं दंतुरित रेखा। यह अनियमित होती है और दंतुरित तट रेखा है जो, वो प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति होती है। पोताश्रय या पत्तन किसे कहते हैं, ये देखो कि जैसे समुद्र का जो किनारा होता है, ऐसा प्राकृतिक स्थान जहाँ पर जहाज़ पहुँचकर रुकते हैं, अपना सामान उतारते हैं और अपने सामान को उनमें दोबारा किसी दूसरे जहाज़ में लादते हैं। तो इस तरह का जो स्थान होता है उसे पोताश्रय या पत्तन भी कहा जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, बीजी महासागर है। कौन सा, अटलांटिक महासागर। इसके बाद हम तीसरा महासागर हिंद महासागर की बात करेंगे। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी अपने भारत हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। यह महासागर त्रिभुजाकार है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे, कि ये रहा हिंद महासागर। तो इसके उत्तर में एशिया, तो ये एशिया महाद्वीप है उत्तर में, इस तरह से ये त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर तो ये आ गया अटलांटिक महासागर, तो इसकी जो आकृति बची है वो त्रिभुजाकार है। पश्चिम में इसके होगा अफ्रीका महाद्वीप और पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरह से हिंद महासागर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार होती है। इसके बाद अब हम अगला पढ़ेंगे दक्षिणी महासागर 4 नंबर पर। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को इसने
चारों ओर से घेरता है ये, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कैसे? चलिए, ये देखिए नीचे दक्षिणी महासागर आपको दिखाई दे रहा है और ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो यहाँ पर जैसे ये 60 डिग्री तक, इतनी दूर तक ये जो सारा है ये दक्षिणी महासागर है। इसके बाद है आर्कटिक महासागर, ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त में है ऊपर की तरफ, ये वाला, ये इसके उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो आर्कटिक महासागर है वो इन्हीं प्रशांत महासागर के एक छोटे से रास्ते से जुड़ा हुआ होता है, और जिसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय के जो उसके तट हैं यूरेशिया से घिरे हुए होते हैं, इसीलिए इसका यहाँ पर बिल्कुल छोटे से जल मार्ग से जुड़ा हुआ है और उसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी के तीसरे मंडल की, वायुमंडल की। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक मोटी परत से घिरी हुई है। जैसे कि मानो ये पृथ्वी है तो इसके बाहर इस तरह से कई गैसों की एक मोटी परत बनी होती है, और इसी जो स्थान को, इस मोटी परत वाले स्थान को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायु की यह जो पतली परत है इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग होता है, और यह हमें वायु प्रदान करती है और जिससे हम लोग सांस लेते हैं। और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, और ये वायुमंडल की विभिन्न परतों को इन्होंने इस तरह से अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे पहली परत का नाम इन्होंने क्षोभ मंडल है, दूसरी परत का नाम इन्होंने समताप मंडल रखा, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो इस तरह से इन्होंने इन परतों के नाम दे दिए हैं। तो वायुमंडल की जो ये कुल ऊंचाई है ये है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, तो जैसे यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक क्षोभ मंडल तक, ये इसकी पहली परत हुई जिसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर होती है। और जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओले गिरना है, वो सब क्या है इसी परत में होते हैं। और फिर दूसरी परत है इसकी, अब ये 50 से लेके यहाँ समताप मंडल तक, ये वाला हिस्सा है जो, तो इसमें क्या है कि इसकी ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर है। इससे आगे माफ़ कीजिए कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर और समताप की है वो 50 किलोमीटर है। तो जितने भी हवाई जहाज़ उड़ने हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उनके लिए आदर्श ऊंचाई होती है। फिर तीसरा है मध्य मंडल, और जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 80 किलोमीटर होती है। और जितने भी उल्कापिंड जो अंतरिक्ष से प्रवेश करते हैं और वो यहीं पर आकर के जल जाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उल्कापिंड है यहाँ पे, तो ये इसी परत में आकर जल जाते हैं। इसके बाद है आयन मंडल, और इसकी ऊंचाई होती है वो 80 से 400 किलोमीटर तक होती है। और रेडियो संचार के लिए ये सबसे अच्छी परत मानी जाती है। सैटेलाइट्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके बाद है बहिर्मंडल, और ये 400 से बाद की होती है। और इसी वायुमंडल की इन विभिन्न परतों के बारे में आप अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें तो होती ही होती हैं, जो कि साफ़ और शुष्क हवा का 99% भाग है। और इसके अलावा भी वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है जो कि 78% है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% है, और जो दूसरी गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि, इनकी मात्रा 1% होती है। तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा जो भी ऊष्मा छोड़ी जाती है उसे सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी क्या है गर्म रहती है, और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है।
इसके बाद है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता भी आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाएंगे तो वायुमंडल में जो घनत्व है उसमें भिन्नता आएगी, और यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता भी जाता है। हम जानते हैं कि पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं उन्हें हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। आपने देखा होगा जो भी पर्वतों पर चढ़ते हैं उनके पीछे कमर पर ऑक्सीजन सिलेंडर बंधा होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन गैस की कमी होती जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वहाँ तापमान भी घटता जाता है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें इतना अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल ही कम। और जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जीवमंडल की। ये देखिए, आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर स्थल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के बीच का एक जो सीमित भाग होता है उसे ही हम जीवमंडल कहते हैं। तो चलिए जीवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है, और यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर, यानी छोटे से छोटे जीवाणु बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए होते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को अब हम दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला तो होगा जंतु जगत, जिसमें मनुष्य है, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, ये आएंगे। और दूसरा भाग होगा पादप जगत, जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, झाड़ियाँ, ये सब। तो जीवमंडल को भी हमने दो भागों में बांट दिया, उनके प्राणियों को। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अगर हमने लकड़ी या खेती के लिए वनों को काटा तो इससे क्या होगा कि जो उसके ढलान वाले भाग पर मिट्टी है उसका कटाव तेज़ी से होने लगता है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, उस मिट्टी को बांधे रखते हैं। अब वहाँ पर पेड़ ही नहीं है, हमने लकड़ियाँ काट दी हैं, पेड़ काट दिए हैं, जड़ें ही नहीं है पेड़ों की, तो फिर क्या है, वो उस मिट्टी, जब बारिश होगी या जैसे भी है तो मिट्टी का कटाव है, वो मिट्टी तेज़ी से बह जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप आता है, तो भूकंप से क्या है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। अभी हाल ही में जैसे सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग है वो पानी में डूब गया था। तो झीलों तथा नदियों में अगर हम अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं, दूषित पदार्थ डालते हैं, तो उनके प्रवाहित होने से उनका जल है वो मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद देखिए आगे कि जो उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, ताप या विद्युत संयंत्र हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, गाड़ियां हैं, जितने भी वाहन हैं, उनसे उत्सर्जित पदार्थ हैं जैसे धुआं हैं, जहरीली गैसें हैं, ये सब क्या करती हैं कि वायु को प्रदूषित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसे हमने पढ़ा कि 1% से थोड़ा कम है, उसमें वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसके कारण क्या होगा कि पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, और जब जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उसे हम कहते हैं भूमंडलीय तापन। और इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग करना अनिवार्य है। तो हमें पृथ्वी के जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो इस तरह से हमने पृथ्वी के चारों परिमंडलों के बारे में पढ़ा, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।